प्लेटो के गणतंत्र का सरल सारांश। सुकरात अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक सवाल पर विचार कर रहे हैं। न्याय क्या है? यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब सुकरात और उनका दोस्त ग्लकॉन पीरियस के बंदरगाह पर एक उत्सव से लौट रहे हैं। एक जवान दोस्त, पोल मार्क्स, उन्हें अपने घर बुलाता है, जहां बातचीत गहरे सवालों की ओर बढ़ती है। पोल मार्क्स का पिता, सेफालस, कहता है कि न्याय का मतलब है सच्चाई से जीना और कर्ज चुकाना। सुकरात पूछता है, अगर कोई पागल दोस्त को उसका हथियार लौटाए तो क्या यह सही है? सेफालस जवाब नहीं दे पाता। फिर पोल मार्कस कहता है कि न्याय है अपने दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। सुकरात इसका भी खंडन करता है, कहते हुए कि सच्चा इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि नुकसान दूसरों को बुरा बनाता है। इसके बाद थ्रैसिमैक्स नाम का एक तेज तर्रार आदमी बहस में कूद पड़ता है। वह दावा करता है कि न्याय बस शक्तिशाली लोगों का फायदा है। जो ताकतवर हैं वे अपने लिए नियम बनाते हैं और बाकी लोग उनका पालन करते हैं। वह कहता है कि जो लोग नियम तोड़कर धन और शक्ति हासिल करते हैं वही सबसे सुखी हैं। सुकरात इसका जवाब देता है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी चाहतों के पीछे भागता है कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। वह कहता है कि सुख तब मिलता है जब हमारी आत्मा में सब कुछ संतुलित हो। ये सवाल, न्याय क्या है और ये हमें सुखी क्यों बनाता है, पूरी कहानी का आधार बनता है। एक आदर्श समाज की तस्वीर। सुकरात कहता है कि न्याय को समझने के लिए हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करनी होगी जो पूरी तरह सही हो। वह बताता है कि लोग समाज इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई अकेला अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। एक किसान अनाज उगाता है, दूसरा कपड़े बनाता है, तीसरा घर। हर कोई वही काम करता है जिसमें वह अच्छा है। इस तरह समाज में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन समाज को सुरक्षित रखने के लिए सैनिक चाहिए। ये सैनिक, जिन्हें अभिभावक कहते हैं, साहसी और अनुशासित होने चाहिए। उनके लिए खास शिक्षा जरूरी है जो उन्हें न सिर्फ मजबूत बनाए बल्कि उनके मन को भी सही दिशा दे। इस शिक्षा में संगीत और कविता का बड़ा रोल है क्योंकि ये मन को आकार देते हैं। लेकिन सुकरात कहता है कि कुछ कहानियां, जैसे होमर की कविताएं, जो देवताओं को कमजोर या बुरा दिखाती हैं, खतरनाक हैं। ये युवाओं के मन में गलत विचार डाल सकती हैं। इसलिए ऐसी कहानियों पर पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही अभिभावकों को सादा जीवन जीना चाहिए, बिना किसी ऐशो आराम के। सुकरात एक खास कहानी का जिक्र करता है जिसे वह उत्तम झूठ कहता है। इस कहानी में बताया जाता है कि लोग तीन तरह की धातुओं से बने हैं: सोना, चांदी और कांसा। सोने वाले लोग शासक बनते हैं, चांदी वाले सैनिक और कांसे वाले किसान या कारीगर। यह कहानी लोगों को उनके काम के लिए प्रेरित करती है और समाज में एकता बनाए रखती है। आत्मा और न्याय का रिश्ता। सुकरात कहता है कि समाज को समझने से हमें इंसान की आत्मा को समझने में मदद मिलती है। जैसे समाज में तीन तरह के लोग हैं: शासक, सैनिक और उत्पादक। वैसे ही आत्मा में भी तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा तर्क करता है, जो सही गलत का फैसला लेता है। दूसरा हिस्सा भावनाओं से भरा है, जो गुस्सा, सम्मान या साहस देता है। तीसरा हिस्सा चाहतों का है, जो खाने, पीने या ऐशो आराम की इच्छा करता है। जब ये तीनों हिस्से अपने अपने काम करें, तर्क शासन करे, भावनाएं उसकी मदद करें और चाहते नियंत्रित रहें, तो आत्मा में संतुलन बनता है। यही संतुलन न्याय है। सुकरात यह दिखाता है कि जो लोग सिर्फ अपनी चाहतों के पीछे भागते हैं उनकी आत्मा बिखर जाती है। वह उदाहरण देता है कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पैसे या शक्ति के लिए जीता है कभी सच्चा सुख नहीं पाता। यह विचार आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 9 डैश 3.txt में साफ दिखता है, जहां सुकरात बताता है कि आत्मा के हर हिस्से का अपना आनंद है। तर्कशील हिस्सा सत्य की खोज से सुख पाता है, जो सबसे शुद्ध है। भावनात्मक हिस्सा सम्मान से, और चाहतों वाला हिस्सा भौतिक चीजों से। लेकिन तर्कशील हिस्सा सबसे बेहतर सुख देता है क्योंकि यह हमें सत्य के करीब ले जाता है। दार्शनिक शासक की जरूरत।
सुकरात कहता है कि एक आदर्श समाज का शासक वही हो सकता है जो सत्य को समझता हो। ऐसा इंसान दार्शनिक है। दार्शनिक वह नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ता है, बल्कि वह जो दुनिया के पीछे की असली सच्चाई को देखता है। सुकरात इसे समझाने के लिए एक खास दृष्टांत देता है, गुफा की कहानी। वह कहता है कि ज्यादातर लोग एक गुफा में कैदियों की तरह हैं, जो दीवार पर छायाएं देखते हैं और उन्हें ही सच्चाई मानते हैं। लेकिन दार्शनिक वह है जो गुफा से बाहर निकलता है और सूरज को देखता है। यह सूरज अच्छाई का प्रतीक है, जो सत्य और नैतिकता का आधार है। दार्शनिक शासक बनने के लिए खास शिक्षा चाहिए। उन्हें गणित, दर्शन और तर्क की गहरी समझ होनी चाहिए। सुकरात कहता है कि यह शिक्षा आत्मा को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है कि दार्शनिक को समाज में अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि वह साधारण लोगों से अलग सोचता है। फिर भी वही समाज को सही दिशा दे सकता है। समाज का पतन और निरंकुश का दुख। सुकरात बताता है कि कोई भी समाज हमेशा सही नहीं रहता। वह समय के साथ बिगड़ सकता है। सबसे अच्छा समाज वह है जहां दार्शनिक शासक हों। लेकिन अगर गलत लोग सत्ता में आते हैं तो समाज बिगड़ता है। पहले यह अमीरों का शासन बन जाता है, जहां सिर्फ पैसा मायने रखता है। फिर यह कुछ लोगों का शासन बनता है जो ताकत से राज करते हैं। इसके बाद प्रजातंत्र आता है, जहां हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन यह स्वतंत्रता अराजकता में बदल जाती है। अंत में एक तानाशाह उभरता है जो सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता है। सुकरात कहता है कि तानाशाह सबसे दुखी इंसान होता है। वह अपनी चाहतों का गुलाम बन जाता है। पैसा, शक्ति या सुख, उसकी आत्मा में कोई संतुलन नहीं रहता। चैप्टर 9 डैश 3.txt में सुकरात यह बताता है कि तानाशाह का सुख अस्थायी है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं से बंधा है। दूसरी ओर जो इंसान तर्क और नैतिकता से जीता है, वही सच्चा सुख पाता है। कविता और अनुकरण का खतरा। सुकरात कविता और कला की आलोचना करता है। वह कहता है कि कविता सत्य की नकल है। एक कवि जो लिखता है वह असल चीज नहीं, बल्कि उसकी छवि है। जैसे एक चित्रकार बिस्तर की तस्वीर बनाता है, लेकिन वह असली बिस्तर नहीं। वैसे ही कवि भावनाओं को उत्तेजित करता है, लेकिन सत्य से दूर ले जाता है। सुकरात कहता है कि कविता मन के तर्कशील हिस्से को कमजोर करती है और समाज में गलत विचार डालती है। इसलिए आदर्श समाज में कविता पर पाबंदी होनी चाहिए, सिवाय उन रचनाओं के जो नैतिकता सिखाएं। आत्मा की अमृता और कर्मों का फल। सुकरात एक गहरे सवाल की ओर बढ़ता है। क्या आत्मा अमर है? वह तर्क देता है कि आत्मा को कोई बुराई नष्ट नहीं कर सकती। जैसे बीमारी शरीर को नष्ट करती है, वैसे ही अन्याय या बुराई आत्मा को कमजोर करती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। आत्मा अनंत है और इसका सुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने न्यायी हैं। वह कहता है कि जो लोग अन्याय करते हैं वे भले ही इस जीवन में सुखी दिखें, लेकिन अंत में उन्हें दुख और अपमान मिलता है। इस विचार को समझाने के लिए सुकरात एक कहानी सुनाता है। ईर एक योद्धा था जो युद्ध में मर गया, लेकिन 10 दिन बाद जब उसका शरीर चिता पर रखा गया, वह जीवित हो उठा। उसने बताया कि उसकी आत्मा एक रहस्यमय जगह पर गई, जहां दो रास्ते थे, एक स्वर्ग की ओर, दूसरा नरक की ओर। वहां न्यायाधीश आत्माओं का फैसला करते थे। अच्छे लोग स्वर्ग गए और बुरे लोग दंड भुगतने। प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा अपनी पीठ पर एक चेहन के रूप में ले जाना पड़ता था। ईर ने देखा कि आत्माएं अपने अगले जन्म के लिए जीवन चुनती थीं। कुछ ने जल्दबाजी में गलत जीवन चुना, जैसे धन या शक्ति, और बाद में पछताया। फिर वे एक नदी के पास गए जिसका पानी सब कुछ भुला देता था। जो लोग ज्यादा पिए वे अपने पिछले जीवन को भूल गए। रात में एक तूफान आया और आत्माएं अपने नए जन्म के लिए तारों की तरह ऊपर चली गईं। ईर ने यह पानी नहीं पिया, इसलिए उसे सब याद रहा। वह कहता है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, सच्चा सुख और न्याय का रास्ता। सुकरात इस पूरी बातचीत को एक बड़े निष्कर्ष की ओर ले जाता है।
वह कहता है कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारी आत्मा संतुलित हो। इसके लिए हमें तर्क से जीना होगा, न कि लालच या भावनाओं से। एक दार्शनिक जो सत्य को जानता है, समाज को सही दिशा दे सकता है। वह ऐसा समाज बनाता है जहां हर कोई अपनी जगह पर खुश है। शासक सत्य की खोज में, सैनिक सम्मान में, और बाकी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में। सुकरात कहता है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए क्योंकि हमारी आत्मा अमर है। अगर हम इस जीवन में न्याय बने तो हमें न सिर्फ यहां सुख मिलेगा, बल्कि मरने के बाद भी पुरस्कार मिलेगा। ईयर की कहानी हमें यही सिखाती है। हम जो चुनते हैं वह हमारे अगले जीवन को तय करता है। इसलिए हमें लालच या जल्दबाजी में गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अंतिम संदेश। गणतंत्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और सही समाज तभी बनता है जब हम सत्य और नैतिकता को अपनाएं। सुकरात का सपना है एक ऐसा समाज जहां हर इंसान अपनी जगह पर खुश हो और जहां शासक सत्य की रोशनी में चले। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं, लालच, शक्ति या सत्य। और ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा अनंत है और हमारे कर्म हमें हमेशा फल देते हैं।